हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ मैट्रिसेस पे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स पढ़ा था और उस पे क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे, है ना। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो हमने टू वेरिएबल में तो इक्वेशन पढ़ा है हमने और उसको सॉल्व करना हमें आता ही है, ठीक है। हम कई बार क्वेश्चंस में यूज वगैरह होता है, तो मैं एक बार उसको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, ठीक है। तो लेट a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। मान लो ये दो इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कौन से कर्व को रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है क्या। ये जो 2x और y में जो इक्वेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन 2D में यदि बात करें तो कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, दोनों कोइंसिडेंट हो सकते हैं। कोइंसिडेंट होने का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं, मतलब पैरेलल का मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट होगा, दो तो हो नहीं सकता, ऐसा थोड़ी होगा। जैसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ठीक है ना। तो या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है या कोइंसिडेंट हो सकता है। कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइन बेसिकली सेम हो जाए, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा केस, जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, दैट इज उस समय क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है क्या। तो ये तीन केस दो स्ट्रेट लाइन के लिए पॉसिबल है ना। अब कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा, तो ये भी तुम्हें पता है। तो फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। जब a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 हो, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर यदि नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा? जब a1 by a2 बराबर हो जाए b1 by b2 और ये बराबर हो जाए c1 by c2, ठीक है। तीनों का रेशियो बराबर। अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान, लोग गलतियां क्या करते हैं, यदि एक कांस्टेंट राइट हैंड साइड में तो दूसरा कांस्टेंट भी राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं c1 तो इधर है और c2 इक्वलिटी के इधर है, तब नहीं, ठीक है। तो दोनों को एक जैसे बनाओ तब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, देन क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है क्या। और तीसरा, थर्ड पार्ट, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल का कंडीशन है a1 by a2 बराबर b1 by b2, बट ये c1 by c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये भी बराबर हो गया तब तो यही केस हो जाएगा, ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे लाइंस कैसे हो जाएंगे? कोइंसिडेंट, यहां पे पैरेलल, ठीक है क्या। तो दो स्ट्रेट लाइन या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जब तुम्हें किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, ठीक है। जब सॉल्यूशन मिल जाता है उस देन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और जब कोई भी सॉल्यूशन ना मिले
तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सब बातें हम पहले से जानते हैं। ठीक है, मैं इसको रिकॉल कर लिया, नोट कर लो इसको पहले, फिर आगे चलेंगे जो हम यहां पे पढ़ेंगे नया। ठीक है यहां तक? अब हम यहाँ पे एक मेथड पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ये किसके लिए है? मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैट्रिक्स मेथड जो है फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, बेसिकली क्या है, हम जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे वहां पे भी एक मेथड पढ़ेंगे, दैट इज क्रेमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड बेसिकली। और मैट्रिक्स पढ़ना है, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड, दोनों का काम फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ही है। ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड का दूसरा नाम गॉस जॉर्डन मेथड भी है। ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना। तो ठीक है, तो बेसिकली हम डिटरमिनेंट में भी एक मेथड पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स वाला हम यहां पर है, डिटरमिनेंट वाला हम डिटरमिनेंट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले बात, हम तीन वेरिएबल वाला यहां डिस्कस कर रहे हैं, बट सेम चीज टू वेरिएबल के लिए भी, मतलब एक्स वाई जेड में हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बट सेम चीज एक्स और वाई के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है ना। तो लेट या इसके पहले एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, मान लो क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है जब x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, जब तीनों वेरिएबल 0 0 0 आ जाए, मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा आ जाए जब x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तो इस सॉल्यूशन का नाम हमने क्या रख दिया है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। Non-trivial solution. At least one of x, y or z is not. ठीक है, मतलब तीनों में से कोई भी एक जीरो ना हो। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन जब तीनों जीरो, नॉन ट्रिवियल मतलब कम से कम एक नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ठीक है क्या? तो ये हो गया दो। थर्ड, कंसिस्टेंट। तो अभी भी हमने डिस्कस किया है, कंसिस्टेंट कब होगा? व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, जो हमने पहले डिस्कस किया था वही मतलब है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। चौथा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। एक भी सॉल्यूशन ना हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट।
ठीक है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जब तीनों जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब तीनों का मतलब यहाँ पे तीन वेरिएबल में डिस्कस है, दो वेरिएबल में डिस्कस करते हैं तो दोनों जीरो, ठीक है। नॉन ट्रिवियल में एटलीस्ट उन तीनों में से कोई भी एक जीरो ना हो। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है यहां तक। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी था, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट तो आगे चलते हैं। कंसीडर three equations as a1x plus b1y plus c1z बराबर d1, a2x plus b2y plus c2z बराबर d2, a3x plus b3y plus c3z बराबर d3, ठीक है। कंसीडर थ्री इक्वेशंस एज दिस, ठीक है। अब हम क्योंकि मैट्रिक्स मेथड पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कंसीडर दिस, ठीक है। लेट ए बराबर, अब एक मैट्रिक्स हम मान रहे हैं वो क्या है, देखो जो x का कोफिशिएंट है a1 a2 a3, जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ b1 b2 b3, और जो z का कोफिशिएंट है c1 c2 c3, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे दिया, A। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी A, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स x मैट्रिक्स क्या है, जो वेरिएबल यहां पे यूज हुआ है, ठीक है, x y z, इसको हमने बोला है मैट्रिक्स x, ठीक है क्या। और तीसरा मैट्रिक्स B, ये किस मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं, जो इसके कांस्टेंट टर्म से, A मैट्रिक्स तीनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उससे, X मैट्रिक्स जो तीन वेरिएबल यूज हो रहा है, और B मैट्रिक्स जो तीनों कांस्टेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये A है, ये X है, ये B है, ठीक है, ठीक है क्या। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, A इंटू एक्स तो कर सकते हैं, यानी ये 3 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 1, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 3 क्रॉस 1 का होगा, और वो देखो ये भी है ना। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, a1x plus b1y plus c1z, ये तो इक्वेशन आएगा। इससे इसको करोगे तो ये दूसरा इक्वेशन, और इससे इसको करोगे तो ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अभी इक्वलिटी वाला पार्ट कैसे मिलेगा, तो यदि मैं a इंटू एक्स बराबर b लिखूं तो क्या मुझे ये तीनों इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस, तो फर्स्ट में क्या आएगा, ये वाला पार्ट ये b के बराबर कर दो, मतलब b1 आला बराबर, सेकंड वाला b2 के बराबर, ये थर्ड वाला b3 के बराबर, ये मतलब a ये है, x ये है, b ये है, तो इन तीनों इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स बराबर b, ठीक है क्या यहां तक। तो नोट कर लो इसको भी, ठीक है। ठीक है, ठीक है यहां तक, ठीक। अब एक पॉइंट और नोट डाल के लिख लो, इफ b बराबर नल मैट्रिक्स, ठीक है। यदि b बराबर नल मैट्रिक्स होता है, मतलब d1 भी 0, d2 भी 0, d3 भी 0, दैट इज d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0, ठीक है।
यदि b बराबर 0 दैट इज दिस, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी, then system of equations are said to be homogeneous. Then system of equations are said to be homogeneous equation. ठीक है ना, ठीक है, नोट कर लो इतना, ठीक है, मिटा दो इसको। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, अभी तक तो बस लिख रहे थे, ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है, मुझे बेसिकली क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालनी है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। सबसे पहली चीज, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि ये एक लाइन का इक्वेशन है 3D में, नहीं, ये जो है लाइन का इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है प्लेन का, ठीक है ना, ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये प्लेन का इक्वेशन है। लाइक ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, वो एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, तो ये सब किसका इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है क्या, ठीक है, तो ठीक है यहां तक। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजेनियस, ठीक है, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, देन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज, ठीक है, पहले एक मिनट, इफ b बराबर 0 देन there is at least one solution। मैं कह रहा हूं यदि ये तीनों जीरो हो जाए तो इस तीनों इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। क्या सबको दिख गया वो सॉल्यूशन क्या होगा, x भी जीरो, y भी जीरो, z भी जीरो, तीनों को सेटिस्फाई करे, जीरो 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 सब कुछ जीरो, ठीक है ना, मींस एक सॉल्यूशन होगा और वो कम से कम एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, दो नहीं होता है, ठीक है, एक या फिर इनफाइनाइट, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो होगा ही, दैट इज 0 0 0, ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दैट इज 0 0 0, ठीक है, मींस कैसा सॉल्यूशन हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजेनियस है, ठीक है, तो कम से कम ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, नॉन ट्रिवियल होगा या नहीं होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो समझ में आ गई है ना, ठीक है यहां तक, ठीक है, तो क्या जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनियस है, ठीक है, मैं कह रहा हूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से होमोजेनियस है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा जो ट्रिवियल आएगा, दैट इज 0 0 0, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सिर्फ 0 0 0, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। क्या ये केस हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो, जब एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है तो नो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है क्या, जब बी मैट्रिक्स 0 हो जाए उस केस में दो केस हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है ना। अब देखो जो तीन प्लेन्स है वो जैसे हमने लाइन में डिस्कस किया था कि दो लाइन कैसे कैसे हो सकते हैं, वैसे ही तीन प्लेन कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है, या तो तीनों प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या तो तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए तो उस केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है, या तो तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो जाए तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तीन पॉसिबिलिटी तो होगी ही होगी, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब और भी पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है, क्या, एक प्लेन ऐसा हो जाए और एक प्लेन ऐसा हो जाए, तो ये दोनों प्लेन तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, और तीसरा प्लेन कुछ ऐसा हो जाए,
ठीक है, ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हो गया, अब ऐसा भी तो तीन प्लेन हो सकता है, तो ये क्या हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक केस और हो सकता है, क्या, देखो मैं थोड़ा तुम्हें फील करवाने की कोशिश करता हूं। एक प्लेन मान लो ये, ठीक है, एक प्लेन वो है, ठीक है, और एक प्लेन, ठीक है, या इधर देखो, सॉरी इधर तो दिख नहीं रहा, सॉरी, मान लो एक प्लेन वो है, ठीक है, एक प्लेन ये है, देखो छह साइड दीवार है ना, तो एक साइड वो प्लेन मान लो, एक साइड ये प्लेन मान लो। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कहां पे करता है, देखो उस पूरा लाइन इन दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, क्या, एक सेकंड, देखो अब दिखेगा, मैं कह रहा हूं एक प्लेन ये है और एक प्लेन वो है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक लाइन में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो है ना, वो सारा लाइन इन दोनों के लिए कॉमन है ना, और एक प्लेन सपोज करो मैं यहीं से तिरछा घुसा दूं, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेन है मान लो, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेन है। ठीक है, क्या, इसका मतलब फिर से क्या आ जाएगा, वो प्लेन और वो प्लेन में भी इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, और ये भी घुसा दिए तो इन तीनों में क्या है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है। मतलब अब 3D में बेसिकली बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, एक प्लेन ऐसा, एक प्लेन ऐसा, और एक प्लेन, तीसरा प्लेन जो है वो भी यहीं से पास करता है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो तीनों प्लेन है बेसिकली एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिकली पता नहीं तुम लोग प्लेन पढ़े हो या नहीं, इसलिए पता नहीं समझ में आए कि नहीं, बट ये भी समझ में आना चाहिए कि तीन प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या, तो ये 4-5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज मैंने बनाया, तो प्लेन के केस में ये 5 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ठीक है ना, तो अब इस केस की बातें हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, ठीक है, तो इसको बना लो। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं। तुम ए मैट्रिक्स ध्यान रखना क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उसमें हम लोग सारी बातें लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या, तो देखो से, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स मेथड है ना, या ऐसे देखो ax बराबर b, ये मैट्रिक्स है, इसको दो पार्ट में बांट दो पहले। ठीक है, फर्स्ट पार्ट b बराबर नल मैट्रिक्स। जब मैंने बोला कि b नल मैट्रिक्स है, तो ये वाला केस तो आसान है, जिसमें दो केस होगा। ठीक है, क्या क्या, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब भी नल मैट्रिक्स आ जाए उस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो जब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दैट इज x बराबर 0 बराबर y बराबर z, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या, जब b 0 है नल मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 तो उस समय यूनिक सॉल्यूशन, और वो भी कैसा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है,
यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल, ठीक है। यदि बी नल मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ए फिर चेकिंग है, यदि वो 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, और उस केस में सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है क्या। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस, जब बी क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स न हो, ठीक है, जब बी नल मैट्रिक्स न हो, ठीक है, तो फिर से यहां पे दो केस बनेगा, मैं थोड़ा इधर बना रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको फिर मिटा, ठीक है, तो चलो इसको सिर्फ मिटा देते हैं, ठीक है। फिर से b नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो फिर से दो केस, क्या, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 और दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, ठीक है क्या। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, इसको मिटा दे क्या, ठीक है, इसको मिटा, तो देखो क्या है, a इंटू एक्स बराबर b है ना। यदि डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, समझते जाओ, ये डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब इसका इनवर्स डिफाइंड है, तो मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और a इनवर्स a क्या होगा, i इंटू x बराबर a इनवर्स b। तो इस केस में क्या आ जाएगा, a इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स होगा, एक ही मैट्रिक्स होगा, ये तो नहीं है कि 10 मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब इस केस में तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू a इनवर्स b, और ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है क्या, ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, नोट कर लो इसको भी, ठीक है। ठीक है यहां तक, तो ये पार्ट हो। अब यदि मान लो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है, तब तो इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, बट एडजॉइंट तो डिफाइन हो सकता है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एडजॉइंट a इंटू x बराबर b, ये सॉरी इधर भी तो एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है। डिटरमिनेंट a जब 0 है तब मैं क्या कर रहा हूं वो देखो, तो एडजॉइंट a इंटू a क्या होगा, डिटरमिनेंट a इंटू in, और डिटरमिनेंट a क्या है, 0, देखो फिर से लिख दे रहे हैं, डिटरमिनेंट a इंटू in इंटू x बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है क्या। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 है, तो 0 इंटू मैट्रिक्स 0 नल मैट्रिक्स, और x से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी नल मैट्रिक्स, मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स, ठीक है क्या, ये 0 है, वही केस तो ले रहा है, तो ये पूरा क्या आ गया, नल मैट्रिक्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है क्या यहां तक, ठीक है यहां तक। अब मान लो कि ये भी 0 है, ये भी 0 आ गया, तो 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है, तो यहां पे दो केस, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b बराबर 0, ठीक है, ये क्या आ गया 0, मतलब 0 बराबर 0 आ गया, है ना। तो यहां पे क्या होगा, सॉरी पहले मान लो नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, मान लो नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 नहीं है और ये नल मैट्रिक्स है, क्या है 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये इधर नल मैट्रिक्स है ना, और ये मान लो 0 नहीं है, ठीक है, पहले वो वाला केस है, जब 0 नहीं है, जब 0 नहीं है तो लाइक कुछ ऐसा आ जाएगा 5, मतलब इधर एक मैट्रिक्स आ जाएगा, इधर एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, क्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं, मतलब कुछ एब्सर्ड सा, कुछ गलत चीजें आ गई, मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है।
और दूसरा केस यदि ये जीरो आ जाए, यदि ये जीरो आ जाए, ठीक है, ये जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन, बट ये जीरो आ जाए तब, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो वहां पे दो केस होगा, ठीक है, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देना, ठीक है, तो यहां पे भी दो केस होगा, तुम लोग सही से बना लेना, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे दो केस होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यहां पे नो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब दोनों केस हो सकता है, यदि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है और ये भी जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये कैसे हम चेक करेंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें ये देखना पड़ेगा क्या तीनों प्लेन पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, या जो मैंने लास्ट केस बताया था कि तीनों प्लेन, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कोएक्सियल प्लेन्स, ठीक है ना। तो इस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, यदि प्लेन्स कोएक्सियल होगा, ठीक है ना, तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और यदि प्लेन कोएक्सियल नहीं है, मतलब ऐसा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है क्या, ठीक है, यहां तक नोट कर लो ये पूरा चार्ट, ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो जो कोएक्सियल प्लेन्स वाला केस है, ठीक है, हमें ये कैसे पता चलेगा प्लेन्स कोएक्सियल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेसिकली, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि मान लो एक प्लेन P1 है, एक प्लेन P2 है, एक प्लेन P3, ठीक है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक प्लेन को मैं इन दोनों प्लेन के टर्म्स में लिख पाऊंगा, ठीक है, जो P3 कोई भी प्लेन ले सकते हो, चाहिए कोई भी एक प्लेन को इन दोनों प्लेन के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, यदि ऐसा पॉसिबल होगा तो उस केस में प्लेन्स ऐसा होगा, ठीक है, मींस कोएक्सियल प्लेन्स मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है, तो ठीक है, यहां तक नोट डाल के एक पॉइंट लिखें, इफ बी बराबर नल मैट्रिक्स एंड से एंड ऐसे लिख लो, इफ बी बराबर नल मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, if B बराबर null matrix and system of equations have if B बराबर null matrix system of equations have infinite solution, then क्या बोला गया, B बराबर null matrix मतलब इधर वाला पार्ट, उसमें मैंने डिटरमिनेंट A बराबर 0 और डिटरमिनेंट A बराबर नॉट इक्वल टू 0, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो बोल रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटरमिनेंट b भी 0 हो और डिटरमिनेंट a की भी वैल्यू 0 हो, ठीक है क्या, देन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर, ठीक है,
इसी को बहुत सारे लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे बोल दिया जाएगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव a non-trivial solution. System of equations have a non-trivial solution. ये गिवन है, ए बी बराबर 0, ठीक है। एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, एंड से लिख रहा है, एंड यहां लिखो, चलो ए बी बराबर नल मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ नॉन-ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब ये 0 तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अब वो चाहता है कि नॉन-ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। नॉन देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तब भी 0, ठीक है। सेम बातें हैं, सिर्फ लैंग्वेज कहने का अलग अलग, ठीक है ना। तो नोट कर लो, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जे मेंस वगैरह में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो श्योर आएगा, ठीक है ना, जे मेंस, ठीक है। मिटा दे। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। इफ x प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड बराबर 0, लैम्डा एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0, x प्लस लैम्डा वाई माइनस जेड बराबर 0, ठीक है। एक इक्वेशन देखते हैं। If x plus lambda y minus z बराबर 0, lambda x minus y minus z बराबर 0, x plus y minus lambda z बराबर 0, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। If this have a trivial, have a non-trivial solution, ठीक है, have a non-trivial solution, then value of lambda is, क्वेश्चन क्या बोला गया, तीन इक्वेशन गिवन है और इन तीनों के कैसे सॉल्यूशन है, नॉन-ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो तुमसे पूछा गया है लैम्डा की वैल्यू क्या हो, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ये कैसा इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि ये तीनों कोएफिशिएंट 0, मतलब कांस्टेंट टर्म तीनों में 0, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 है, बट वो चाहता है कि कैसा सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0, तभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है। तो बस इसको 0 कर दो और लैम्डा की वैल्यू निकाल दो। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे बनेगा, x का कोएफिशिएंट, ठीक है, 1 लैम्डा 1, y का कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 लैम्डा, और z का कोएफिशिएंट माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 1। इसको क्या करो, इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है क्या। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर, ठीक है। तो क्या होगा, 1 इंटू 1 और ये 1 इंटू माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस लैम्डा, माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा और ये प्लस 1, ठीक है क्या। और ये माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस बराबर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है क्या। बस तो इसको मिटा देना। तो क्या होगा, 1 प्लस लैम्डा माइनस, ठीक है, माइनस, तो ये प्लस लैम्डा और माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है, और ये माइनस लैम्डा बराबर 0। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, उधर या माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा बराबर 0,
ये आ गया। ठीक है क्या? तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ से या तो 3 रियल वैल्यू जाएगी या 1 रियल वैल्यू जाएगी। तो माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, तो ये माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो या तो ये 0 तो लैम्डा बराबर 0, और या ये 0 तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से क्या जाएगा, लैम्डा की वैल्यू। तो क्या क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू, एक तो 0, एक 1 और एक -1। इन तीनों वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए जो गिवन इक्वेशन था उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, होमोजेनियस है तो ट्रिवियल तो होना ही है, प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है क्या? नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 1, 3x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 1। ठीक है, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2। ठीक है, तीन इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, या इफ तीन इक्वेशन गिवन है, फाइंड if given equations, find if given equations are consistent or inconsistent। ठीक है, find if given equations are consistent or inconsistent, and if consistent then find the solution। If consistent then find the solution। ठीक है, अब ये होमोजेनियस तो नहीं, तो अब हम सबसे पहले, ठीक है, इस तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाओ, x बनाओ, b बनाओ। ठीक है, तो x क्या होगा, तो x तो आसान है, x y z। ठीक है, b क्या होगा, 1 1 2। ठीक है क्या? ठीक है, इसको मिटा दो। और ए मैट्रिक्स क्या होगा, तो ए होगा 1 3 2 2 3 3 3 4 2। ठीक है, ये होगा, तो a इंटू एक्स बराबर b। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, तो सबसे पहले b नॉट इक्वल टू 0 है, उस साइड पर है, जो रूल टेबल बनाया था मैंने उसमें उस साइड। अब इस साइड वाले में सबसे पहले ये देखो कि डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, 1 2 3 3 3 4 2 3 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू निकाल लो इसकी। 1 3 2 जा 6 माइनस 12, तो 6 माइनस 12, 3 2 जा 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 8 माइनस 2, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 9 माइनस 6 3 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 4 13 माइनस 6 7। तो इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं है तो सबसे आसान केस, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, सिर्फ इतना चेक करना होता है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो ये क्योंकि डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इस तीनों इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट। ठीक है क्या? यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, अब तो इसका सॉल्यूशन निकालना है ना? तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है? तो सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, इसको मिटा दें, इधर मिटा दो, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7, ये भी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं डिटरमिनेंट a बराबर 7, a इंटू एक्स बराबर b है। तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है? a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? x बराबर a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज। ठीक है ना? तो मेरा सॉल्यूशन क्या है? a इनवर्स b। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लो। तो c11 c12 c13 c21। ठीक है, ये भी मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। इसका निकालना है 3 2 जा 6 माइनस 12। ठीक है, इसका निकालना है 3 2 जा 6 माइनस 8 माइनस 2 तो प्लस 2। इसका निकालना है तो 9 माइनस 6 3। इसका निकालना है तो 2 2 जा 4 माइनस 9। ठीक है, 4 माइनस 9 माइनस 5 तो मतलब प्लस 5। C22 इसका निकालना है तो 2 माइनस 6। ठीक है, 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4। 2 माइनस 6 माइनस 4 है ना? और इसका है ठीक 2 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, इसका निकालना है तो 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। ठीक है क्या? C31 मतलब इसका क्या होगा? 8 माइनस 9 है ना? 8 माइनस 9 क्या होगा? माइनस 1। इसका निकालना है तो 4 माइनस 9 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा? 5। और C33 क्या होगा? इसका निकालना है तो 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3। ठीक है क्या? इसको मिटा दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखो C11 C12 3 ऐसे लिखना है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ट्रांसपोज के साथ आंसर आ जाएगा। तो माइनस 6 2 3 5 माइनस 4 1 माइनस 1 5 और माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 7। तो x बराबर क्या है? a इनवर्स b दैट इज एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू b। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो एडजॉइंट a क्या है? तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 7 थी, उसको यहां लिख दिए। एडजॉइंट a क्या है? माइनस 6 5 माइनस 1 2 माइनस 4 5 3 1 माइनस 3। ठीक है, और ये 1 1 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो क्या हो जाएगा? 1/7 तो बाहर लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 6 माइनस 5 सॉरी माइनस 6 प्लस 5 और माइनस 2 2 माइनस 4 और प्लस 10 3 प्लस 1 माइनस 6। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लो। तो 1/7 क्या है? 5 में से 8 तो माइनस 3। 12 में से 4 गया 8, 4 में से 6 गया 2। ठीक है, तो क्या आ गया? मैं यहां लिख रहा हूं 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3/7 8/7 माइनस 2/7। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स क्या था? एक्स वाई जेड। ठीक है क्या? अरे ठीक है, तो एक्स बराबर क्या है? माइनस 3/7। तो इसको मिटा दें, ये सब पूरा पार्ट नोट कर लो। तो यहीं पे लिख लो यार, x बराबर क्या? माइनस 3/7
y बराबर 8/7 और z बराबर -2/7। तो ये आ गया सॉल्यूशन गिवन सिस्टम। यूनिक सॉल्यूशन था इसलिए एक ही सॉल्यूशन आना है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 0। ठीक है, x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 4z, 2x माइनस y प्लस 4z बराबर 0। थर्ड इक्वेशन, x माइनस 11y प्लस 4z बराबर क्या है, x माइनस 11y प्लस 14z बराबर 0, 14 प्लस। ठीक है, सॉल्व दिस। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। होमोजेनियस इक्वेशन दिख रहा है सबको, तो एक सॉल्यूशन तो 0 0 0 है, x बराबर 0 बराबर y बराबर z, ये तो एक सॉल्यूशन है। बट या तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा डिटरमिनेंट a की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट a निकाल लो, 1 2 1 3 -1 -11 -2 4 14। ठीक है क्या, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 1। ठीक है, तो -14 और प्लस 44, -3 28 -4 -2 -22 और ये क्या हो जाएगा +1। ठीक है क्या, तो ये कितना आ गया 44 - 40 30, 24 3 जा 72 और ये -21 तो +42 है ना। 72 - 72 क्या है 0। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या है 0। मतलब इन तीनों इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है क्या, एक सॉल्यूशन तो ये है ये, प्लस और भी सॉल्यूशन होंगे एंड दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है क्या, ठीक है यहां तक, नहीं सॉरी ठीक है यहां तक, हाँ ठीक है ना। अब जो मेरा क्वेश्चन है ये मिटा दूं, फाइंड द फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा वो निकालना, फाइंड द फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब देखो मैं भी समझा रहा हूं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया कि इसके इस तीनों इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है ना। अब मैंने तुम्हें दो केस बोला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, या तो तीनों प्लेन कैसे होंगे कोइंसिडेंट। तीनों प्लेन कोइंसिडेंट होने के लिए ये दोनों मतलब मल्टीपल होना चाहिए। जैसे इसमें मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आएगा, नहीं। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। मतलब क्या एक मतलब एक प्लेन जो है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या दूसरा प्लेन मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल, यहाँ पे मिल जाता है ना। मतलब इन तीनों का रेशियो इक्वल नहीं आता, मतलब प्लेन इस टाइप का नहीं है। ठीक है, प्लेन कैसा होगा, कोएक्सियल कुछ इस टाइप का प्लेन होगा। ठीक है, ठीक है यहां तक। तो ये तो मुझे पता चल ही गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। मतलब अब वो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा वो मुझे बताना है। तो इसके लिए तुम क्या करो, कोई भी दो इक्वेशन उठा लो, मान लो ये दोनों इक्वेशन उठा लो और उसमें कोई भी एक वेरिएबल को तुम एक पैरामीटर के टर्म्स में रख लो। मान लो x बराबर हम क्या रख दिए से
m रख दो, ठीक है, पुट x बराबर m, रख दो इन दोनों इक्वेशन में x के जगह m, ठीक है। तो क्या आ गया, या इन दोनों इक्वेशन में रख, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन, तो m प्लस 3y माइनस 2z बराबर 0, और ये क्या होगा 2m माइनस y प्लस 4z बराबर 0, ठीक है क्या। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 है, 3y और ये 12z, ठीक है। मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सॉरी कुछ मत करो, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 10z प्लस ये कितना हो जाएगा 7m बराबर 0, तो यहां से z बराबर क्या आ गया माइनस 7m बाई 10, ठीक है क्या। इसको उधर ले गए तो माइनस 7m बाई 10, मतलब x की वैल्यू यदि m है तो z क्या है माइनस 7m बाई 10, किसी भी इक्वेशन में रख दो तो y निकल जाएगा, सही इसमें रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, या y यहां रखो ना क्योंकि डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको y को उधर भेज दो तो y बराबर क्या है 2x प्लस 4z, x क्या है m, 4z क्या है माइनस 7m बाई 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द 20 माइनस 28 माइनस 8m बाई 10, ठीक है क्या। मतलब सारा कुछ x y z की वैल्यू हमने एक पैरामीटर के टर्म में निकाल लिया, दैट इज m की वैल्यू चेंज करो, x y z तीनों चेंज होगा, m की वैल्यू 1 रखो ये अलग अलग आ जाएगा, 2 रखो अलग आ जाएगा, 3 रखो अलग आ जाएगा, -1 रखो 0 रखो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है क्या। तो मतलब जो फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन है, x की वैल्यू क्या है m, y की वैल्यू क्या है माइनस 8m बाई 10 और z की वैल्यू क्या है माइनस 7m बाई 10, तो ये हो गया फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन, इस टाइप का सॉल्यूशन। और m जो है कोई भी रियल नंबर रख दो, m बिलोंग्स टू रियल, ठीक है क्या। तो ये आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप यहां तक तुम्हें सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। हम फिर से एक बार दूसरे मेथड से डिस्कस करेंगे इसको, कहां पे डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो आई होप ये टॉपिक तुम्हें क्लियर होगा, सारा कुछ मैंने बता दिया है यहाँ पे, तो यहीं पे इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं, थैंक यू।